नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है हवाएं। जैसे सूर्य शक्ति का मुख्य स्रोत है और वायुमंडल की शक्ति का कारण भी सूर्य ही है, तो वायुमंडल में घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो सूर्य की शक्ति का ही परिणाम है। इसी से वायुमंडल गर्म होता है, बादल भी बनते हैं, वर्षा होती है और बिजली भी चमकती है। तो धरातल पर चलने वाली हवाएं जो हैं उनका भी कारण जो है वह सूर्य का जो असमान ताप है वही है। इस प्रकार धरातल की समस्त गतिविधियों के पीछे जो कारण है वह सूर्य ताप है। यह बात सर नेपियर शॉ जैसे प्रबुद्ध ऋतु विज्ञानवेत्ता ने कही थी। उनका ये कहना था कि सृष्टि के प्रारंभ से ही धरती पर जब कोई वर्षा की बूंद गिरी या किसी पवन ने जहाज को गति प्रदान की या उसे नष्ट किया, तो उसके पीछे कार्य करने वाली जो शक्ति है वह ताप शक्ति ही थी। धरातल पर हवाओं के चलने का मुख्य कारण तापमान का असमान वितरण है। वायु भूमि के ताप द्वारा गर्म होती है, किंतु भूमि का तापमान कहीं अधिक तो कहीं कम होता है। इसलिए वायु कहीं गर्म और कहीं ठंडी होती है। वायु के गर्म और ठंडे होने से पवन के प्रवाह का गहरा संबंध है, क्योंकि वायु जब गर्म होगी तो वह हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और ठंडी होगी तो भारी होकर नीचे बैठ जाती है। तो ताप से प्रत्येक वस्तु फैलती है और ठंडक से प्रत्येक वस्तु जो है वह सिकुड़ती है। तो वायु भी भौतिक वस्तु होने से गर्मी पाकर फैलती है और अपने आयतन में बढ़ जाती है। इस प्रकार गर्मी से वायु का प्रसार होता है, जिससे उसका दाब जो है वह कम हो जाता है। गर्मी से फैलकर आयतन में बढ़ी हुई वायु का तापमान जो है घट जाता है, तो वह ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से वायु वापस सिकुड़ने लगती है, जिससे उसका आयतन जो है वह घटता है। दूसरे शब्दों में उसका जो दबाव है वो बढ़ जाता है, जैसा कि हमने वायु दाब वाले टॉपिक में पढ़ा था। इस प्रकार जब कभी वायुमंडल के किसी भी भाग में दबाव बढ़ जाता है तो वहाँ से हवा जो है वह कम दबाव की ओर चलने लगती है। इस प्रकार जो चलती हुई वायु होती है उसी को पवन कहा जाता है। धरातल पर चलने वाली हवाएं इस भूतल पर वायुदाब में अंतर होने से चलती हैं। अतः हवाओं की उत्पत्ति के लिए ऐसे दाब क्षेत्रों का होना जरूरी है जिनके वायुदाब में अंतर हो, यानी वायुदाब में अंतर होगा तभी पवनें चलेगी। हवा इधर से उधर धरातल के समानांतर चलती है, उसी को पवन कहा जाता है। वायुमंडल में लंबवत या ऊपर नीचे चलने वाली हवा को वायु तरंग या वायु धारा कहा जाता है। यानी ऊपर नीचे जो हवा चलती है उसे तो वायु तरंग और वायु धारा कहते हैं, और जो समानांतर चलती है उसे पवन कहा जाता है। फिर है दाब प्रवणता। धरातल पर वायु प्रवाह का संबंध वायुदाब के अंतर से होता है। वायुदाब के अंतर को वायुदाब का ढाल या बैरोमीटर का ढाल कहा जाता है। धरातल पर चलने वाली पवनों की प्रवाह दिशा और गति वायुदाब के ढाल से ही ज्ञात होती है। यानी वायुदाब का ढाल जैसा होगा उसी के अनुसार पवन होगी। वायुदाब और हवाओं के संबंध में दो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला नियम यह है कि पवन का प्रवाह हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। दूसरा, पवन का प्रवाह जो है वह वायुदाब के अंतर की न्यूनाधिकता पर निर्भर करता है। जब वायुदाब का ढाल प्रपाती होगा तो हवाएं जो है वह तेज गति से चलेगी, और जब वायुदाब का ढाल कम होगा तो हवाएं जो है वह धीमी चलेगी। वायुदाब के ढाल तथा हवाओं की प्रवाह गति का ज्ञान हम समदाब रेखाओं से करते हैं। जैसे समदाब रेखाएं जितनी पास पास होती है ढाल उतना ही प्रपाती होता है और हवाएं तीव्र चलती है, जबकि समदाब रेखाएं जितनी दूर दूर होती हैं ढाल उतना ही मंद होता है और हवाओं की गति भी धीमी होती है। अब कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पवनों की दिशा के संबंध में कुछ सिद्धांत बताए हैं। तो पवनों की दिशा और उनसे संबंधित सिद्धांत इस प्रकार है।
धरातल पर प्रवाहित पवनों तथा वायुदाब में एक घनिष्ठ संबंध होता है। सामान्यतः जैसा कि मैंने ऊपर बताया, पवनें जो है वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, किंतु कभी कभी पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वह इसमें एक तरह की बाधा उपस्थित कर देती है। यदि पृथ्वी में घूर्णन गति नहीं होती तो पवनें जो है वह सदैव समदाब रेखाओं के समकोण की दिशा में चलती, लेकिन घूर्णन गति के कारण इनकी दिशा में क्या होती है, एक बाधा या विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। पवनों की दिशा परिवर्तन करने वाले इस बल को हम विक्षेप बल कहते हैं, और इस बल की जो खोज करने वाले विद्वान थे वो जी कॉरियोलिस थे। इसीलिए उनके नाम पर ही इस बल का नाम कॉरियोलिस बल कहा जाता है। पवनों के विक्षेप के संबंध में कुछ नियम हैं, वो नियम इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल के अनुसार पवनों की दिशा अपकेंद्रीय बल तथा अभिकेंद्रीय बल से प्रभावित होती है। अपकेंद्रीय बल का मतलब है केंद्र से किसी वस्तु को बाहर की ओर धकेलना, और अभिकेंद्रीय या गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है बाहर से किसी वस्तु को केंद्र की ओर लेना। तो इस संदर्भ में एक कुछ बातें हैं जो आपको बता देती हूँ। पहला है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण गतिशील प्रत्येक वस्तु जो है वह बाहर धकेल दी जाती है। इसी को विक्षेप बल या कॉरियोलिस बल कहते हैं। यानी घूमती हुई किसी चीज़ में हम कोई वस्तु डालेंगे तो वह बाहर की ओर धकेल दी जाती है। इसी तरह पृथ्वी घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर जब हवाएं थी तो हवाओं में एक विक्षेप हो जाता है, उसे कॉरियोलिस बल कहते हैं। लेकिन पृथ्वी पर ये जो कॉरियोलिस या विक्षेप बल है वो सभी जगह समान नहीं है। यह विषुवत रेखा पर न्यूनतम है और ध्रुवों पर सर्वाधिक है। विषुवत रेखा पर न्यूनतम इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो है वह बड़ा अक्षांश वृत्त है, इसलिए पृथ्वी जो है वह पूर्ण रूप से घूमती है, तो वहाँ पर हवाओं में विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर भूमध्य रेखा से ऊपर हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, अक्षांश वृत्त जो है वह छोटे होते जाते हैं, और पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसमें वह भी मतलब उस गति में भी हवाओं में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो अपकेंद्रीय बल जो है वह वायु की गति के वर्ग के अनुसार होता है। वायु की गति तेज होने पर अपकेंद्रीय बल भी तेज हो जाता है। यदि वायु की दिशा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर है तो वायु की गति और अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हो जाती है। तो ये तो था कॉरियोलिस बल। दूसरा है हमारा हेडले का नियम। पृथ्वी पर भूमध्य रेखीय वृत्त और विषुवत रेखीय वृत्त जो है वह सबसे बड़ा है, अभी मैंने आपको बताया है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं अक्षांश के जो वृत्त है वह छोटे होते जाते हैं, और पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और 24 घंटे का एक चक्कर पूरा करती है। तो घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है और ध्रुवों की ओर यह गति कम होती है। तो धरातल की दाब प्रवणता के अनुसार जब पवनें उत्तर अथवा दक्षिण दिशा में सीधी चलती है तो वे अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाती। उसका कारण ये है कि पवनें चलती हैं, इधर घूर्णन गति होती है, तो घूर्णन गति के कारण वह स्थान तब तक आगे बढ़ जाता है और पवनें जो है वह पीछे रह जाती है। ऐसा मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के पास ही होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति सबसे अधिक होती है। तो पृथ्वी तो तेज तेज घूमती है और पवनें जो हैं वह थोड़ी पीछे रह जाती है। उच्च अक्षांशों में इसके विपरीत अपने निर्दिष्ट स्थान से वे आगे निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर अक्षांश वृत्त छोटे होते हैं, तो पवनें जो हैं वह जल्दी जल्दी घूमकर अपनी गति से आगे निकल जाती है। इस प्रकार पवनों की दिशा बदलने की प्रक्रिया को हम विक्षेपण कहते हैं। फिर है तीसरा नियम जो है वह फेरेल का नियम है। फेरेल महोदय ने पवनों की दिशा के विक्षेपण को लक्ष्य करके पवन दिशा संबंधी एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे फेरेल का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार यदि हम जिस दिशा
से पवन प्रवाहित होती है उस दिशा में हम मुंह करके खड़े होते हैं। यानी जिस दिशा से पवन आ रही है उसकी ओर हम पीठ करके खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो है वह बाईं ओर मुड़ जाएगी। एक बार फिर से बताती हूँ, यदि हम जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है यानी पवन जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में हम मुंह करके या जिस दिशा से पवन आ रही है उसकी ओर हम पीठ करके खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है वह दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती है। इस नियम के अनुसार हवाओं का झुकाव भूमध्य रेखा के समीप बहुत कम होता है, परंतु भूमध्य रेखा से ज्यों-ज्यों हम उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं हवाओं का झुकाव बराबर बढ़ता जाता है, क्योंकि वायु की दिशा पर घर्षण का भी प्रभाव पड़ता है। कहीं कहीं असमान धरातल पर घर्षण का प्रभाव अधिक होता है, ऊंचाई के साथ साथ घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी के धरातल से 3-4 हजार फुट की ऊंचाई पर नगण्य घर्षण के कारण हवाएं समदाब रेखाओं के बिल्कुल समानांतर चलती है, परंतु स्थल भागों पर जहां धरातलीय हवाएं समदाब रेखाओं से 30 डिग्री से 40 डिग्री का कोण बनाती है, समुद्रों पर यह कोण 90 डिग्री तक होता है। चौथा जो नियम है वो है बायस-बेलेट का नियम। बायस-बेलेट के नियम के अनुसार इसने भी कुछ फेरेल के नियम जैसी ही बात कही है, लेकिन उसने वायुदाब से इस बात को जोड़ दिया है। तो हवाओं की प्रवाह दिशा और वायुदाब संबंधी इन्हीं सब तथ्यों को लक्ष्य करके बायस-बेलेट नामक विद्वान जो है उन्होंने भी अपना एक नियम प्रतिपादित किया है जिसे बायस-बेलेट का नियम कहते हैं। यह नियम फेरेल के नियम से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन यह वायुदाब से संबंध बताता है। तो इस नियम के अनुसार यदि हम जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब होगा, न्यून वायुदाब बाईं ओर और तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर न्यून वायुदाब होगा। तो ये तो थे विद्यार्थियों आपकी पवन से संबंधित नियम। अगली क्लास में हम पवनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।